हेलो विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एचसीएफ, एलसीएम, अपरिमेय संख्याएं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आदि के बारे में पढ़ा था। अब भाग 2 में हम जब जो पढ़ेंगे उसमें सिद्ध करने वाली चीज आएगी और पेपर में ये प्रश्न अथवा के रूप में पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हम पहले से ही जानते हैं और खाली स्थान में भी पढ़ चुके हैं कि √2 एक खाली स्थान संख्या है। बेहिचक भर दिया हमने अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 अकेली अभाज्य संख्या है और ये रूट के अंदर है, इसलिए अपरिमेय पक्का। तो इस प्रकार क्वेश्चन आया, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनना है। अब यदि सिद्ध करने के लिए आ जाए तो देखिए क्या करेंगे हम। इसके लिए हम मान के चलेंगे, विरोधाभास स्थिति पैदा हो जाएगी लास्ट में, तो जो माना था वो गलत हो जाएगा और जो है वो सत्य रहेगा। जैसे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। कौन से पूर्णांक हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और Q बराबर नहीं है 0, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर A/B, √2 बराबर A/B। और यहां लिख देंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। अब हम यहां पर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाया बराबर A/B का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर, जब √2 का हम डबल गुणा करेंगे, √2 गुणा √2 तो अर्थात होगा ये √4 और √4 यानी 4 का वर्गमूल, तो हो जाएगा 2। 2 बराबर A²/B²। इसके नीचे हम हर में 1 मानेंगे। अब इसका हम करेंगे त्रियक गुणा। कौन सा गुणा करेंगे? त्रियक गुणा। तो इसको लिख सकते हैं A² बराबर 2B², यानी त्रियक गुणा किया इसका। कौन सा गुणा? त्रियक मतलब कैंची गुणा। A² का 1 में किया, A² आया, बराबर का बराबर, और B² का गुणा किया हमने 2 में, तो ये हुआ 2B² या 2B²। अब चूंकि गुणा का पक्षांतरण जो होता है वो भाग में चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं A²/2 बराबर B²। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो A² है वो 2 से विभाजित हो रहा है। A² 2 से विभाजित हो रहा है। जब A² विभाजित हो रहा है तो A भी विभाजित होगा, इसलिए A एक विभाज्य पूर्णांक है। क्योंकि हमने पहले क्या माना था? A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं और यहां पर आ गया है विभाज्य पूर्णांक आ गया है। जो माना था उसके विपरीत आ गया है। अब एक हमारा ये विपरीत हो चुका है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई हम एक वैल्यू मान लें, या यहां से हम शॉर्टकट में जा सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि B भी एक अब विभाज्य पूर्णांक होगा। अतः हमारी मानी गई धारणा गलत है, हमारी मानी गई धारणा
गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब 2 नंबर के सवाल के लिए सॉल्व करेंगे, करते हैं। अब हम इसमें और भी अपने पास, जैसे कि अपन क्वेश्चन के रूप में एक पूछा जाता है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है, बताना है यहां पर भाज्य संख्या क्यों है। जब इसको हम हल करेंगे तो चूंकि हम भाज्य संख्या के बारे में पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। चलो देखते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कौन सी संख्या है, तो वहां हम लिखेंगे भाज्य संख्या है। या खाली स्थान में आ सकता है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 खाली स्थान संख्या होगी, तो यहां पर हम भरेंगे भाज्य संख्या। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया है, जो यूनिट टेस्ट होते आपके उसमें भी आया था, बहुत अच्छा, अभी वार्षिक में भी आ सकता है। तो इसको जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 यहां हम देख रहे हैं कि जोड़ना भी है और गुणा भी है और जोड़ भी है। अब यदि कोई संख्या कॉमन निकल रही है, उभयनिष्ठ है, तो उसको हम लिखेंगे। यहां देख रहा है कि 13 और 13 यहां भी है और इसमें भी है, तो 13 कॉमन आ जाएगा। तो हमने 13 कॉमन निकाला। जिस संख्या को कॉमन निकाला जाता है उस संख्या का फिर अंदर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब 13 का भाग देंगे तो ये 13 यहां 1 आ जाएगा। 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस यहां भी 1 आ जाएगा। अब 13 कोष्ठक, अब कोष्ठक के अंदर का सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम बॉडमास नियम का भी उपयोग करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सी चीज करना पड़ती है। तो यहां पर गुणा और प्लस है तो पहले गुणा करना पड़ेगा। 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 7 77 और 77 का 1 में करेंगे तो 77 1 77 और साथ में प्लस लगा हुआ है। तो पहले इसको किया 11 से 77 और प्लस 1, 13 का 13। अब जब कोष्ठक को हटाते हैं, तो उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह आता है। 13 गुणा 78, 13 गुणा 78। अब हम इसको यदि 13 गुणा 78 यहां भी छोड़ सकते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे कि हमने इसको करने का देखिए यहां पर प्रयास किया है, और कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं तो आप समझे कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर हमने देखा कि 13 के गुणनखंड तो होंगे 1 और 13, और 78 के गुणनखंड होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 13, 26, 39 और 78। मतलब 78 में किस किस का भाग जा सकता है। तो हमने ये इस प्रकार से देखे कि बहुत सारी संख्या का भाग जा रहा है। तो हम लिख देंगे अतः इसके यहां पर 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए। तो इस प्रकार से करेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 नंबर के सवाल हैं, तो कम से कम 2 या 3 लाइन के अंतर्गत ही सवाल सिमट जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जांच कीजिए कि या जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
ये बताना है। जांच करना है मतलब सिद्ध करके दिखाना है कि आप किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऑब्जेक्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन कि क्या यह संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? इसका उत्तर ध्यान रखना है नहीं। क्यों नहीं? हल करेंगे, इसको अपन देखेंगे हल। तो हम यहां संख्या हमको दी है 6 की घात n। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 की घात n को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 और होल घात कितनी है इसकी? n है। 6 के गुणनखंड जो निकालेंगे ये हमारा रफ्तान है कि 6 में क्या का भाग जाएगा? 2 का, 2 3 6 और 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो 6 की घात n बराबर, अब यहां पर घातांक नियम का उपयोग करेंगे। हमने घातांक नियम पढ़ा है ab की होल घात n, यानी दो संख्याओं के गुणनफल पर होल घात n है तो वो घात दोनों पे आ जाएगी। a की घात n इंटू b की घात n। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n और गुणा 3 की घात n। चूंकि जो इसमें n है यहां लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं अनंत तक। कहां से? तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हम यहां देख रहे हैं यदि हम इसमें n का मान 1 रखें तो 6 की घात 1 बराबर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 तो ही आएगा। अगर यहां पर n की जगह हम 2 रखें, कितना रखें? 2 रखें तो 6 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 9 बराबर 36। अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि भाई अपना सवाल ये कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। 0 पर समाप्त तो तभी होता है जब उसमें 5 का भाग चला जाए, क्योंकि 5 का विभाज्यता नियम कहता है यदि इकाई पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 तो आ गया है लेकिन 5 तो है ही नहीं। यहां जब 5 नहीं है तो 5 का भाग कैसे जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे यहां पर 5 नहीं आया है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि 5 से विभाज्य होने 0 पर समाप्त तभी होती है जब वो 5 से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से अपन इन चीजों को देखते हैं।